आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ वायसरायों पर चर्चा करेंगे। इन वायसरायों का कार्यकाल 1884 और 1899 के बीच रहा है। मतलब कि वायसराय लॉर्ड रिपन के बाद और लॉर्ड कर्जन के पहले के वायसरायों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन ये तीन आते हैं। तो इन तीन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन, तो मैं खाली डफरिन लिख रहा हूं, आप लोग जो है आगे पीछे जो लगाना है वो लगा लीजिएगा। मतलब कि वायसराय लॉर्ड डफरिन वो आप आगे लगा लीजिए। इसका कार्यकाल क्या था? ये रिपन के बाद आया था, लॉर्ड रिपन। लास्ट हम लोगों ने देखा था ना लिटन, फिर उसके बाद रिपन। तो इसका कार्यकाल था 1884। 1884 में लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था इल्बर्ट बिल विवाद के चलते। ये 1888 तक रहा। इसके समय के महत्वपूर्ण कार्य या फिर कहें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला चीज तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। तो इस पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था भैया? लॉर्ड डफरिन। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज जो कि काफी पूछा गया है वो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। बहुत बार पूछा गया है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। देखो, अंग्रेजों का ना बर्मा के साथ 3 बार लड़ाई हुआ था। पहला और दूसरा जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय में हुआ था। पहला वाला जो है 1824 के आसपास में हुआ था, दूसरा वाला जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था, और ये तीसरा वाला तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब हुआ था? तो 1885 में। मतलब कि जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसी वर्ष अंग्रेजों का बर्मा के साथ युद्ध हुआ। और देखिएगा, पहले के जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे प्रथम और द्वितीय, तो उन दोनों में ही अंग्रेजों की जीत हुई थी और तीसरे वाले में भी अंग्रेजों की जीत होती है, और परिणामतः पूरा का पूरा बर्मा जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। प्रथम वाले में थोड़ा सा आया था, द्वितीय वाले में थोड़ा सा आया था, और उसके बाद जो बचा खुचा बर्मा था वो लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात वो भी अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार कब हुआ था? तो ये यही था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद ना 1885 में बर्मा का बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि अभी तक अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था वो 1885 में ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया जाता है। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। बर्मा का विलय ब्रिटिश भारत में किया गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद और क्या चीज आपको याद रखना है? तो इसके समय में ना टेनेंसी एक्ट लाया गया था 3 स्थानों पर। टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे किराएदार अधिनियम। किराएदार अधिनियम लिख देता हूं मैं, किराएदार अधिनियम, किराएदार अधिनियम। ये जो अधिनियम है ना, ये जो किसान थे उनके लिए लाया गया था जो कि किराए की भूमि पर काम किया करते थे। तो ये जो अधिनियम है टेनेंसी एक्ट कहां कहां के लिए लाया गया था? तो बंगाल प्रांत के लिए लाया गया था, जिसको बोला गया बंगाल टेनेंसी एक्ट। ये आधा न है, टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। उसके बाद पंजाब के लिए लाया गया तो उसको बोला गया पंजाब टेनेंसी एक्ट। उसके बाद अवध के लिए लाया गया अवध टेनेंसी एक्ट। तो ये 3 स्थानों पर 3 प्रेसिडेंसियों में टेनेंसी एक्ट लाया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट। ये तीनों अधिनियम 1885 में ही लाया गया था। तो ध्यान रखना है, 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट। तो ये पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण चीज हुआ, एक ध्यान आ रहा है मुझे कि इसके समय में ना ग्वालियर, जहां पर सिंधिया शासन करता था ग्वालियर में, तो ग्वालियर पर सिंधिया के शासन की पुनर्स्थापना हुई। ग्वालियर जो मराठा शासक था ना सिंधिया, तो ग्वालियर पर मराठा शासक सिंधिया का अधिकार हुआ करता था।
तो लॉर्ड डफरिन के समय में ग्वालियर पर पुनः सिंधिया के शासन की स्थापना हुई। तो ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूं। अगला हम लोग देखेंगे लॉर्ड लैंसडाउन, उसके समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज घटित हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है ये कुछ चीजें, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका कार्यकाल क्या था, 1884 से 1888। लॉर्ड रिपन का उत्तराधिकारी था ये, या उसके बाद आया था। अब लॉर्ड लैंसडाउन जो कि लॉर्ड डफरिन के बाद आएगा। अच्छा, लॉर्ड डफरिन ने ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो वहां पर वो जो कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता से बाहर से जो लोग आए थे उनको भोजन करवाया था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने, जिसको उद्यान भोज कहा गया, मतलब कि गार्डन पार्टी। अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। तो वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन, आप लोग आगे जोड़ लेना, लैंसडाउन, लैंसडाउन। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1888 में डफरिन का कार्यकाल समाप्त होता है, तो वहीं से इसका शुरू होता है। 1894 तक इसका कार्यकाल था। तो इसके समय की महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या थी? तो सबसे पहला बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। क्या था ये? बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था लॉर्ड लैंसडाउन। इसके समय में अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा था। देखो, अफगानिस्तान के पीछे ना जो अंग्रेज थे वो काफी पहले से लगे हुए थे, और अभी तक अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ 2 बार लड़ाई हो चुकी है। एक बार 1839 के बाद 1839-42 तक चला था, उसके बाद फिर 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में, और इन दोनों ही बार में अफगानिस्तान के मामले में अंग्रेजों को कुछ भी हाथ नहीं लगा था, मतलब असफलता मिल रहा था। तो अफगानिस्तान के साथ इनका जम नहीं रहा था। कुछ वायसरायों ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, वो भी अपने फायदे के लिए, जहां तक दोस्ती करना है ठीक है, जहां दुश्मनी करना है वहां दुश्मनी भी करते थे। तो जो अफगानिस्तान है उसके साथ मामला कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था, तो सीमा वगैरह को लेकर के भी थोड़ा सा विवाद चल रहा था। तो इसने क्या किया, जो लॉर्ड लैंसडाउन है, इसने अपने एक अधिकारी जिसका नाम था सर ड्यूरंड, सर ड्यूरंड, नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ड्यूरंड को अफगानिस्तान भेजा कि भाई जाओ तुम अफगानिस्तान और जो भी मामला है रफा दफा करके आओ। तो जो सर ड्यूरंड है ये अफगानिस्तान पहुंचता है और अपनी सूझबूझ से वहां का जो शासक होता है उसको पटा लेता है। और क्या होता है, अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच एक सीमा रेखा तय होती है। देखो उस समय जो है ना पूरा पाकिस्तान, अगर मैं भारत का नक्शा बनाता हूं इस तरफ वाला, माफ करना अगर अच्छे से ना बने तो ये ऐसा कुछ इधर जाएगा पूरा। अरे नीचे से बनाना था क्या, ऊपर का जो पाकिस्तान वाला जो भाग है ना, पाकिस्तान वाला जो भाग है वो पूरा जो है अपना हिंदुस्तान में आता था। इधर पूरा आपका जो पाकिस्तान है ऐसे जाके पूरा अफगानिस्तान पूरा इस तरह से कुछ आएगा। क्या बन गया, माफी चाहूंगा। तो ऐसा कुछ आता था। ये मान लो आपका कश्मीर वाला भाग है ना ऐसे, और ये जो है मान लो हम ले लेते हैं ऐसा आज का भारत, कुछ ऐसा। तो ये जो पाकिस्तान वाला भाग है ये भी पूरा जो है हमारे भारत के अंतर्गत आता था, और इस तरफ जो है अफगानिस्तान आता था। तो जो सर ड्यूरंड है उसको अफगानिस्तान भेजा जाता है। और आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा ड्यूरंड रेखा के रूप में जानी जाती है। तो ये जो ड्यूरंड रेखा है ये सर ड्यूरंड के प्रयासों से सन 1893 में खींचा गया था, ध्यान रखना। तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कब हुआ, तो 1893 में। इससे पहले कोई निश्चित सीमा नहीं थी। अफगानिस्तान वाला बोलता था कि ये हमारे तरफ है, अंग्रेज बोलते थे कि भाई ये हमारा है। तो उस समय जो है ब्रिटिश भारत की जो सीमा है वो अफगानिस्तान तक जाती थी, और 1893 में प्रॉपर एक सीमा रेखा खींची जाती है। इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, सर ड्यूरंड। इसी कारण उस रेखा को, उस अंतरराष्ट्रीय रेखा को ड्यूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन उस समय जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, क्योंकि पाकिस्तान का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, भारत और अफगानिस्तान
पाकिस्तान के बीच भी थोड़ा सा पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है ना उस तरफ से थोड़ा सा पड़ता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये काफी बार पूछा भी गया है। कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। इसके बाद देखिएगा, इसके समय में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में मणिपुर में भयंकर विद्रोह हुआ। मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, तो वहां पर भयंकर विद्रोह हुआ और लॉर्ड लैंसडाउन ने मणिपुर के विद्रोह को दमन किया, बर्बरता पूर्वक बोल सकते हैं, दमन किया। इसके बाद देखिएगा, इसके समय में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इससे पहले प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, और इसके समय में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम या फिर एक्ट, द्वितीय फैक्ट्री एक्ट, पूरा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स। तो द्वितीय फैक्ट्री एक्ट ये कब आया था? तो 1891 में। कब आया? 1891 में ये आया था। और इस फैक्ट्री एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि कारखानों में महिलाओं के कार्य करने के घंटे निश्चित किए गए। महिलाओं से अब कितने घंटे कार्य करवाया जाएगा? 11 घंटे। अगर 11 घंटे से अधिक कार्य करवाया जाता है तो जो कारखाना का मालिक होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो अधिनियम बनाया गया कि महिलाएं केवल 11 घंटे कार्य करेगी, ध्यान रखना। इसके बाद देखिएगा, इसी के समय में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में देखा था। ये जो 1892 का अधिनियम, जिसके तहत संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है भारत में, और जो वायसराय के परिषद के जो मनोनीत किए जाने वाले सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या 10 से मतलब थोड़ी बढ़ा दी जाती है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 की जाती है, उनमें से 2/3 सदस्यों को चुनकर भेजने की व्यवस्था की जाती है 1892 के अधिनियम के तहत, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। माफी चाहूंगा, सॉरी। तो ये था लॉर्ड लैंसडाउन। इसके संदर्भ में और कुछ तो नहीं रहा, लगभग सब चीज हो गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। सॉरी, मैं यहां पानी भी नहीं रखा हूं, नहीं तो पानी पी लेता। अब हम लोग देखते हैं वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। देखो, एल्गिन नाम का एक वायसराय इससे पहले भी हुआ था, इसीलिए ये क्या है? एल्गिन द्वितीय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एल्गिन प्रथम कब आया था। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। एल्गिन द्वितीय, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1894 से 1899 तक इसका कार्यकाल था, एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय ने ना एक वक्तव्य दिया था, मतलब इसने एक बात कही थी जो काफी मतलब फेमस है। इसने बोला कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। मतलब ये जो बोलता है एल्गिन कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर किया जाएगा। ये जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहना था। मतलब इसका साफ साफ ये इशारा था कि हमने जो है भारत को बड़ी मुश्किलों से अपना खून बहा करके तलवार के दम पर जीता है। अगर भारत में अंग्रेजों के शासन पर कुछ भी आंच आता है, मतलब कि यहाँ के लोग अगर क्रांति वगैरह करते हैं, तो उसका दमन करने के लिए हम लोग जो है तलवार का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर तलवार से मतलब हथियार या फिर हिंसा, शक्ति प्रदर्शन, इन सब चीजों से है। तो ये चीज इसने बोला था, पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके समय में ना अकाल पड़ा, बहुत सारा अकाल पड़ा था। इससे पहले लॉर्ड लिटन के काल में भी बहुत सारा अकाल पड़ा था। 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन, तो उसके समय में भी अकाल पड़ा था। इसके समय में मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब, वहां पर अकाल पड़ा था। कहां कहां पर? मध्य प्रांत, पंजाब, बिहार, उसके बाद संयुक्त प्रांत, इन सब स्थानों पर अकाल पड़ा था। इसका समय क्या है? 1894 से 1899। देखो, एक मूवी आई थी ना, लगान मूवी, तो उसमें भी अकाल पड़ा था। तो लगभग यही आसपास का समय है, देख लीजिए। 1893 उसमें दिखाया गया है शायद ना, कि बारिश नहीं हो रहा है, अकाल पड़ा है, फिर वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि वो कहानी काल्पनिक है, लेकिन वहां जैसा दिखाया गया है ना कि
कि चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी हो, किसानों को उस समय टैक्स देना पड़ता था। तो उस समय अकाल वगैरह पड़ता था ना, तो सरकार का ये होना था कि सरकार जो है अकाल पीड़ितों की सहायता करे। लेकिन सरकार क्या करती थी, सहायता वगैरह कुछ उतना करती नहीं थी, थोड़ा बहुत करती थी, बाकी लगान वगान जो है माफ नहीं किया जाता था। तो इसके समय में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा और इसने जो है अकाल आयोग बनाया अकाल के जांच करने के लिए कि क्यों अकाल पड़ा। तो सर जेम्स लायल का नाम याद रखेंगे, सर जेम्स लायल, सर जेम्स लायल। लॉर्ड लिटन ने भी अकाल आयोग का गठन किया था ना, तो सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया जाता है, अकाल आयोग। और ये जो सर जेम्स लायल है ये फिर अपनी मतलब सुझाव देता है, पूरा जांच पड़ताल करता है, उसके बाद सुझाव देता है कि भाई जो लोग काम करते हैं, काम करने के लायक हैं, काम करने में सक्षम हैं, उनको हमको उनके काम करने में मदद करना है, मतलब उनको रोजगार दिलवाना, ये इसका कहना था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय जैसे आज के समय में होता है ना, कुछ भी हो तो फ्री में सामान पहुंचा दिया जाता है, कुछ भी इस तरह का दिक्कत होता है तो सरकार क्या करती है, सबसे पहले खाने पीने की चीजें, दवाइयां वगैरह ये जो है पहुंचा देती है इस तरह की जगह में। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जो काम कर सकता है वो काम करे और अपना कमा के खाए, जो एकदम कमजोर है, जो कमा नहीं सकता है, वैसे लोगों को हम लोग देंगे। लॉर्ड लिटन के टाइम पर भी सेम यही चीज हुआ था। और इसी समय ना प्लेग भी फैला हुआ था। इसी के समय में भारत के कई स्थानों पर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग चूहों से होने वाली बीमारी है ना, अभी तो प्लेग का नाम भी नहीं जानते लोग, ये बस किताबों में है। 1885 में पूना में प्लेग फैला हुआ था, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक होनी थी, लेकिन प्लेग के कारण उसको कैंसिल कर देना पड़ा, बंबई शिफ्ट किया गया। तो इस समय देश के काफी हिस्सों में प्लेग फैला हुआ था। और इसी समय महाराष्ट्र में एक घटना घटित होती है, बाल गंगाधर तिलक जी से प्रेरित होकर के चापेकर बंधुओं ने, जो महाराष्ट्र में एक स्थान है पूना में, पूना, तो वहां के प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है। वहां पर बाल गंगाधर तिलक के ओजस्वी भाषणों से, उनके लेख पढ़ करके वो लोग प्रेरित हुए थे। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब उग्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, उग्रवादी आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में। तो वो इसी का समय था। अकाल भी पड़ा भयंकर, प्लेग भी फैला, मतलब प्लेग मतलब क्या, महामारी, और इसका कोई इलाज नहीं था, लोग जो है मरते ही जाते थे, कोई इलाज नहीं, जिसको प्लेग हुआ सब मर जाते थे। तो ये चीज भी इसके टाइम पर हुआ। आगे चल इसके बाद देखिएगा, अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अकाल पड़ा, प्लेग फैला, तो यही सब चीज फिर ना लोग परेशान होते चले गए। फिर उग्र आंदोलन जो आगे हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के रूप में, और कर्जन आएगा, वो तो फिर चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। इसके बाद इसके समय की एक और घटना याद रखेंगे, चित्राल और अफरीदी। ये दो नाम आपको याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। चित्राल, चित्राल व अफरीदी, ये जो है ना चित्राल और अफरीदी, ये पश्चिमोत्तर भारत की कबायली जातियां थी, कबायली पश्चिमोत्तर भारत की। तो क्या था कि जो चित्राल है, जो चित्राल है कहाँ गया, हाँ, तो 1895 में चित्राल के शासक की हत्या कर दी जाती है। चित्राल स्थान का नाम है और अफरीदी जो है जाति था, तो वहां पर मैं सुधार दूंगा अभी। तो चित्राल के शासक की हत्या कर दी गई और उसके बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाई आरंभ हो गया चित्राल में। अब यहां पर जो ब्रिटिश सेना वो भेज दी जाती है। ब्रिटिश सेना ने हस्तक्षेप कर चित्राल पर कब्जा कर लिया। इससे अफरीदी असंतुष्ट हो जाते हैं और खैबर दर्रे को बंद कर देते हैं। खैबर दर्रा जो कि उस समय आवाजाही का मुख्य साधन था। 1897 में एक बार पुनः अफरीदियों के साथ युद्ध हुआ और अफरीदियों ने समर्पण कर दिया। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है कि जो चित्राल है वो एक स्थान है, स्थान का नाम है चित्राल, और यहां पर जो अफरीदी लोग हैं वो लोग थे। तो चित्राल के शासक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर के अफरीदियों में ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर यहां पर जो अंग्रेज है वो लोग हस्तक्षेप करते हैं और वहां ब्रिटिश सेना भेज दी जाती है और ब्रिटिश सेना की सहायता से चित्राल पर अधिकार कर लिया जाता है। इससे अफरीदी जो है काफी नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और खैबर दर्रे को बंद कर देते हैं। खैबर दर्रा जो कि उस तरफ
पश्चिमोत्तर भारत को भारत को जो है पश्चिमोत्तर से जोड़ता है, मतलब एशिया से जोड़ता है, खैबर दर्रा। तो इसको ये लोग बंद कर देते हैं। अब अंग्रेज परेशान हो जाते हैं कि भाई उधर जाएं कैसे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, फिर से अफरीदियों पर अटैक कर देते हैं और अंततः अफरीदी जो है पूर्णतः समर्पण कर देते हैं और इस तरफ जो है शांति स्थापित हो जाती है। ये पश्चिमोत्तर भारत का मामला था। तो बस लॉर्ड एल्गिन के विषय में इतना ही चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग जो है लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन जिसके समय में बहुत सारे आयोग, अभी तो हम लोगों ने एक आयोग देखा ना, ये वाला जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक आयोग देखा और कुछ एक दो आयोग देखे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर उसने काफी सारे सुधार किए थे और वो जो है सुधार करने से पहले जांच पड़ताल करवाने के लिए आयोग गठित करता था, आयोग पर आयोग बहुत सारे। तो उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, अपने डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।